कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, आप ही जांच करने वाले हैं, आप ही के लोग चोरी करने वाले हैं, आप ही के लोग डकैती करने वाले हैं, आप ही रिपोर्ट देने वाले हैं, आप ही आरोप लगाने वाले हैं, तो सब कुछ आप ही कर ले रहे हैं। तो चाहे विपक्ष हो और चाहे देश के दूसरे श्रद्धालु हो और चाहे अन्य लोग हो, वो तो तमाशबीन है, वो क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर घमासान मचा हुआ है और पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है कि आखिरकार क्या सजा होगी आरोपियों को, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि सबूत निकलकर सामने आए हैं, चंपत राय पर एक्शन हो सकता है, तमाम और लोगों पर एक्शन हो सकता है। एसआईटी लखनऊ लौट चुकी है जांच करके 1 हफ्ते की, और प्राथमिक रिपोर्ट दी गई है योगी जी को कि नहीं दी गई है, इस बात पर अभी कंफ्यूजन है। लेकिन अयोध्या में दूसरी गंगा बहाई जा रही है, क्योंकि एसआईटी ने कहा था कि कोई भी जो 150 लोग संदिग्ध हैं बाहर नहीं जाएंगे, अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन गोपाल राव जी रथ पर सवार होते हैं और कर्नाटक पहुंच जाते हैं। दत्तात्रेय होसबोले जिस कार्यक्रम में मौजूद थे, आरएसएस के नंबर 2, वहां पर वो मौजूद रहते हैं। तो क्या सिफारिश लगाने के लिए वहां पर गए थे गोपाल राव जी? ये भी बात एक अलग चर्चा का विषय बनी हुई है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खामोश है, और सबसे बड़ी बात, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? हर मुद्दे पर तो वो बोलते हैं, हिंदू मुसलमान वाली बातों पर वो बोलते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान वाली बातों पर वो बोलते हैं, लेकिन राम मंदिर जिसकी लड़ाई लड़ी गई, लंबी लड़ाई लड़ी हमने, 500 सालों तक राम के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसी बातें भाजपा वाले करते हैं, आरएसएस वाले करते हैं। अब जब चंदा चोरी की खबरें आ रही हैं, तमाम अनियमितताएं निकलकर सामने आ रही हैं, आरएसएस वाले जिसमें संदिग्ध हैं, सवालों के घेरे में है, वहां पर मोहन भागवत जी खामोश क्यों हैं? क्यों वो उत्तर प्रदेश नहीं आते और अपना कोई बयान पब्लिक डोमेन में देते नहीं है? इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत ही अच्छे कमेंट दर्शकों के आ रहे हैं और उनसे हमारा हौसला अफजाई हो रहा है, नई नई खबरें हम लेके आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जितना 4 PM इन खबरों को चला रहा है, अयोध्या मंदिर का मुद्दा हो, दूसरा देश का नीट का मुद्दा हो, कोई दूसरा चैनल इतना नहीं दिखा पा रहा है। बाकी इधर उधर की खबरों में लोग लगे हुए हैं, जबकि देश में इतना बड़ा मामला है, ये इतने करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। मुझे लगता है कि इसमें जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए ये, क्योंकि लोगों की आस्था का सवाल है और इसके साथ बड़ा मजाक किया गया है। तो दर्शकों ने हमारा हौसला बढ़ाया है और हौसला बढ़ाया तो हम मैदान में डटे हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमांशु जी। जी जी सर, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट योगी जी को सौंपेगी और उसके बाद कोई कड़ा एक्शन होगा। अब वो कड़ा एक्शन हो पाता, उससे पहले एसआईटी ने कहा था कि अयोध्या में जो भी 150 संदिग्ध लोग हैं उनको बाहर नहीं जाना है। लेकिन गोपाल राव जी उठे और जैसे ही एसआईटी लखनऊ के लिए रवाना हुई, वो कर्नाटक पहुंच गए। दत्तात्रेय होसबोले के कार्यक्रम में वो पहुंचे। वहां पर अब आरएसएस से समन्वय बनाने की क्या कोशिशों के मद्देनजर ये मिलना हो रहा है या जाना हो रहा है, अपने आप में सवाल खड़े हो रहा है। और दूसरा, आरएसएस क्यों खामोश है? आरएसएस तो बताता है कि देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो सभी हिंदू हैं। करोड़ों साल पहले सब हिंदू ही हुआ करते थे। तो 140 करोड़ हिंदुओं की आस्था अगर दांव पर लगी हुई है, तो मोहन भागवत जी खामोश क्यों है? देखिए हिमांशु जी, इसमें 2-3 चीजें आजकल चल रही हैं। आपको याद होगा कर्नाटक के होम मिनिस्टर हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने भी आरएसएस पे आरोप लगाए हैं कि भाई आरएसएस जो है वो रजिस्ट्रेशन अपना क्यों नहीं कराती है, क्योंकि बात जाहिर है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आप एक हैं, तो ये जग जाहिर हो गया है। उन्होंने जवाब दिया है कि हमारी कोई ऐसी संस्था नहीं है कि हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़े। हम तो सुबह पार्क में जाते हैं, शाखा लगाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, कसरत करते हैं, घर आ जाते हैं। तो हमारा कोई ऐसा मामला कुछ है नहीं। और हम कोई छोटा बड़ा अपना फंक्शन करते हैं, कुछ करते हैं तो सब मिलकर अपना चंदा डाल लेते हैं। वो उनकी बात बिल्कुल वाजिब है। लेकिन अगर आपका ये मामला है तो आप भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं को क्यों भेजते हैं? आपके लोग भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों सपोर्ट करते हैं? तमाम दूसरी
2,500 के लगभग देश में सियासी दल हैं, किसी दूसरे दल के साथ आपका मोह क्यों नहीं होता है? ये इस तरह के सवाल है। आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो हर मुद्दे पे बोलते हैं, हर मुद्दे पे वक्तव्य देते हैं। थोड़े दिन पहले उनका वक्तव्य आया था कि हमें पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए, पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। तमाम वो बीच बीच में अपने संबोधन देते रहते हैं कि भाई मंदिर बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए, हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढनी चाहिए, युवाओं को आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना। वो हर विषय पे अपनी बात रखते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां आज आरएसएस से संबंधित लोग कटघरे में खड़े हुए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी, तमाम उनके सहयोगी दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर इस तरह से उंगलियां उठ रही हैं और अयोध्या मंदिर में जिस प्रकार से भक्तों की और श्रद्धालुओं की आस्था को झिझोड़ने का काम इन्होंने किया है, उस पर मोहन भागवत जी ने मौन साध लिया है, मौनी बाबा वो बन गए हैं। इस पे बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और लोगों का कहना यह है कि मोहन भागवत जी का वक्तव्य इस मामले पे क्यों नहीं आ रहा है। ये सवाल खड़े हो गए हैं, राजनीतिक गलियारों में भी खड़े हो गए हैं और जो पार्कों में शाखाएं लगती थी, शाखाओं में भी उनसे सवाल किए जा रहे हैं और वो लोग कुछ नहीं बोल पा रहे। तो एक हिसाब से इसमें संघ भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति जो गोपाल राव हैं, जो जिनके ऊपर निर्माण कार्य की जिम्मेदारी है और वो लगातार अयोध्या में बने हुए थे, उनका नाम भी इस चर्चा में है कि उनके ऊपर भी कोई इस तरह के आरोप लगे हैं। और जब एसआईटी आई है, एसआईटी ने अभी कोई जांच पांच मुझे नहीं लगता की है, अभी खाली पूछताछ की है और उन्होंने पूछताछ करके जो चीजें उनके पास हाथ लगी हैं या जो चीजें उन्होंने ली हैं, अभी खबर तो अंदर से ही आ रही है, किसी ने इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं है। तो उन्होंने 140 पन्ने की रिपोर्ट बनाई है, 150 लगभग जो है लोग संदिग्ध पाए गए हैं, उनमें से 25 बहुत ज्यादा संदिग्ध पाए गए हैं। उनपे ये है कि भाई उनपे कुछ विचार हो सकता है, एसआईटी कोई जल्दी एफआईआर कर सकती है। अब उसमें वो सीएम को आज रिपोर्ट दें, कल दें, फिर सीएम साहब डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो मेरे सामने तो फिर वही कल वाली बात आती है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, आप ही जांच करने वाले हैं, आप ही के लोग चोरी करने वाले हैं, आप ही के लोग डकैती करने वाले हैं, आप ही रिपोर्ट देने वाले हैं, आप ही आरोप लगाने वाले हैं, तो सब कुछ आप ही कर ले रहे हैं। तो चाहे विपक्ष हो और चाहे देश के दूसरे श्रद्धालु हो और चाहे अन्य लोग हो, वो तो तमाशबीन है, वो क्या करेंगे। तो इस मामले पे अब क्या होगा, जब एसआईटी ने अगर ऐसी बात कही है कि भाई कोई भी अयोध्या छोड़ के नहीं जाएगा, तो एकाएक उनकी हिम्मत कैसे हो गई छोड़ के चले जाने की। इसका मतलब ये है कि ऊपर के जितने लोग हैं, चाहे वो चंपत राय जी हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे ये जितने भी ऊपर के लोग हैं, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। गाज गिरेगी, नीचे के जो टिन्नू पिन्नू है उनके ऊपर कुछ गाज गिर जाएगी, उनके ऊपर कोई एक्शन हो जाएगा, कुछ पैसे बरामद कर लिए जाएंगे और मामला ठंडा हो जाएगा। इस तरह का पटापेक्ष करने की मुझे लग रहा है इनकी योजना है, क्योंकि अगर आप देखें कि देश में ये मामला धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अभी सिंधी समाज के लोग भी बाहर आ गए, उनका कहना ये है कि हमने जो क्विंटलों चांदी दी थी, हमने जो शिलाएं दी थी, उनका कोई अता पता नहीं लग रहा है। अलग अलग व्यापारी आ रहे हैं, अलग अलग ज्वेलर्स आ रहे हैं जिन्होंने इकट्ठे होकर पैसे दिए थे, चांदी दी थी, सोना दिया था, वो भी सवाल पूछ रहे हैं, उनको कोई रसीद नहीं मिली, उनके सामान की कोई जानकारी नहीं है कि मंदिर में वो सामान जमा है नहीं है। तो जब इस तरह की आवाजें बाहर आती हैं, तो देश, आप ये सोचिए कि देश में इस तरह की चर्चाएं चल रही इतने दिनों से, तो विदेशों में हमारे नाम पे क्या चर्चा हो रही है कि जिसमें हमारी इतनी बड़ी आस्था है भगवान श्री राम में, उस मंदिर को हम भव्य मंदिर बताते हैं, उस मंदिर को बनाने के लिए हमने कत्लेआम किया है, हमने कितने लोग मरे हैं, कितने बलिदान हुए हैं, और आज उस मंदिर में डकैती चल रही है। तो क्या लोग हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी आस्था के बारे में क्या विचार विदेशों में बना रहे होंगे। तो हमें इस बात की कोई शर्म नहीं आ रही है। मोदी जी तो बड़ा डंका पीट रहे हैं विदेशों में, तो मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो कल को कोई पत्रकार अगर इस पे सवाल पूछेगा, आपने देखा था ना अभी पीछे एक कंट्री में एक महिला पत्रकार ने सवाल मोदी जी से पूछा था और मोदी जी बच के भागे थे। कल को जब इस तरह के सवाल होंगे कि आपका जो सपनों का मंदिर था,
जो आपका भव्य मंदिर था उसमें डकैती चल रही है, उस पर आपने क्या एक्शन किया? तो क्या जवाब मोदी जी देंगे विदेश में? क्या दुनिया को मुंह दिखाएंगे हम? क्या इसकी चिंता संघ को या भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को है क्या? अगर है तो इस पर वो क्या विचार कर रहे हैं, उनको इस पर वक्तव्य देना चाहिए। इस पर वक्तव्य प्रधानमंत्री का भी आना चाहिए और इस पर वक्तव्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी आना चाहिए। क्या इतनी आपकी हैसियत है कि आप इस पर कोई बड़ा एक्शन करेंगे? क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियां इसलिए भी लगती हैं कि एकाएक कौन सी चाबी भर दी इन मंत्रियों में, इन जो है डिप्टी सीएम में, कि एकाएक वो जो है समाजवादी पार्टी तोड़ने की बात करने लगे। एकाएक नपेंद्र मिश्रा में इतनी चाबी किसने भर दी कि तमाम चैनलों पर बैठ के वो कह रहे नहीं, चोरी नहीं, गबन नहीं, घोटाला नहीं, ये तो डकैती है। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि डकैती है, तो डकैती किसने की है? आप भी वहां पे निर्माण के जो मंदिर निर्माण कमेटी थी उसके चेयरमैन आप भी थे, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई जानकारी नहीं होगी। वहां पे अगर आपने 150 लोग जो है मुद्रा को गिनने के लिए रखा है, संभालने के लिए रखा है, व्यवस्थाएं की है, तो कौन लोग हैं, कहां से आए, किसने रखे हैं, कौन सा मैकेनिज्म है? आप तो आईएएस रहे हैं, आप तो शासन के व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं चंपत राय जी भाई किसी सिस्टम में नहीं रहे, वो तो आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, संघ के लोगों को रख दिया होगा। लेकिन आप तो सिस्टम के आदमी हैं, उनको क्या आपने अमली जामा पहनाया कि जिस प्रकार से सिस्टम में बाकायदा उनकी स्क्रीनिंग होती है, उनकी जांच होती है, वो करके आपने लोगों को रखा है क्या? या इस तरह का आपने सुझाव दिया है क्या? तो ये सारे सवालों का जवाब आना बाकी है, और इन सवालों का जवाब कौन देगा, कब देगा, देगा कि नहीं देगा? इन सब सवालों की इंतजार में बैठे हैं जो देश के श्रद्धालु हैं, जिनकी बहुत ज्यादा आस्था भगवान श्री राम में है, मंदिर में है, वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, अगर इस तरह से नहीं होगा तो साख बहुत ज्यादा इन दिनों गिरी है, भारतीय जनता पार्टी की भी गिरी है और संघ की भी साख गिरी है। और जितना आप चुप रहेंगे, जितना इस मामले को छिपाएंगे, लोगों में आपके प्रति नकारात्मकता बढ़ेगी। तो आपकी नकारात्मकता ना बढ़े, आपकी साख ना गिरे, इसके लिए आपको फ्रंट पे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी तो देखिए, एसआईटी को लेकर सवाल पहले से उठाए जा रहे हैं, पहले दिन से उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार एसआईटी का जो गठन किया गया है, ट्रस्ट के कहने पर ही गठन किया गया है और ट्रस्ट की ही वो जांच कर रहे हैं। चलिए ठीक है, यहां तक तो मामला ठीक था। एसआईटी ने कहा कि ये कोई भी 150 लोग जो संदिग्ध हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। गोपाल राव जी तब भी बाहर चले जाते हैं, कर्नाटक बेलगावी में एक कार्यक्रम था आरएसएस का, वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, कार्यक्रम में भी पहुंच गए, लेकिन कार्यक्रम में मुलाकात हुई होगी तो क्या सिफारिश लगाई गई है? क्या चंपत राय का कोई संदेश लेकर तो नहीं गोपाल राव जी पहुंचे वहां पर? दत्तात्रेय बोले से कह रहे होंगे कि भैया देख लीजिए, भागवत जी से कहिए कुछ सिफारिश लगाए ताकि जो है हमारी जान बच जाए। कुछ सिफारिश लेकर गए थे क्या? देखिए हिमांशु, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन चीजों का बीच बचाव होगा, और अगर बीच बचाव होगा तो लगातार फोन भी खड़क रहे होंगे, फोन की घंटियां भी बज रही होंगी, संपर्क भी किए जा रहे होंगे, मुलाकातें भी चल रही होंगी। जरूरी नहीं है सारी चीजें मीडिया के सामने आए या लोगों को पता चले। वो बेंगलोर गए हैं, जरूर मिले होंगे, लेकिन बेंगलोर में ही कोई मुलाकात उनकी हुई हो। अगर वो बेंगलोर से नागपुर चले गए हो तो आपको कैसे पता चलेगा? कर्नाटक का आपको पता चल गया, लेकिन वो कर्नाटक से नागपुर चले गए हो और रात को उनकी मोहन भागवत जी से मीटिंग हो गई हो, तो ये तो किसी को पता नहीं है। तो कौन किससे मिल रहा है, कब क्या हो रहा है, ये सारी चीजें तो हैं। देखिए, जिस प्रकार से इस मामले में देरी हो रही है, जिस प्रकार से इस मामले में आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं इसको पटाक्षेप करने की कोशिशें तो जारी हैं। और ये मामला जिस प्रकार से खुलता जा रहा है, इसकी रोज एक एक परत खुलती जा रही है। आप याद कीजिए ना, शुरू में जो आया था ये था कि 2-5 लाख का घोटाला है, 7 लाख का घोटाला है। फिर नेक्स्ट डे हुआ नहीं ये 7.5 करोड़ का घोटाला है। 5.5 से 6 लाख से एकाएक आप 7 करोड़ पे पहुंच गए। 7 करोड़ के बाद ये हुआ नहीं ये 7 करोड़ का नहीं है, ये तो शायद 125 करोड़ का है, 116 करोड़ का है। तो ये जो झटके लग रहे हैं कि एकाएक आप जो है लाखों से करोड़ों में पहुंच रहे हैं और करोड़ों से अरबों में पहुंच रहे हैं, तो ये मामला बहुत बड़ा है।
और ये मामले की जड़ें कहां तक फैली हुई है, इससे कहीं ना कहीं घबराहट में ये संगठन है, तमाम जितने भी संगठन है, तो ये सारे संगठन इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और कैसे इसका पटापेक्ष किया जाए, कैसे इससे बचा जाए, कैसे इससे निकला जाए, कैसे अपने लोगों को बचाया जाए, इसकी कोशिशें जारी हैं। आप एक पहलू को सोच के चलिए कि अगर चंपत राय जी फंसते हैं, जेल जाते हैं और फिर वो बाकी लोगों का नाम ले देते हैं तो क्या होगा। तो इसलिए चंपत राय जी को बचाना जरूरी है, दूसरे उनके जो सहयोगी हैं उनको बचाना जरूरी है। इसमें जो छोटी मछलियां हैं वो फंसेंगी और उन छोटी मछलियों को फंसा के उनका इंतजाम हो जाएगा और उनको बता दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इस तरह से होता है। अगर हम देखते हैं तमाम घटनाएं दिल्ली में या बड़े शहरों में, मुंबई जैसी जगहों में हम देखते हैं कई सारी कार की बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके बच्चे ने कहीं गाड़ी ठोक दी, रात को शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो उनके ड्राइवर प्रकट हो जाते हैं रात को और वो पुलिस के यहाँ पहुंच जाते हैं और पुलिस के आईओ को पुलिस की सेटिंग करके वो गिरफ्तारी ड्राइवर की दिखा दी जाती है और फिर ड्राइवर के ऊपर मुकदमा चलता है, उसको जेल भी हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है। तो मालिक की तरफ से उसको ये समझा दिया जाता है कि आपकी नौकरी बरकरार है और आपकी तनख्वाह आज से डबल हो गई है, आपकी तनख्वाह आपकी पत्नी को जाती रहेगी और आपके बच्चों की पढ़ाई बढ़िया चलती रहेगी और आपको 6 महीने साल भर जितने की सजा हुई आप काट के आइए, क्या दिक्कत है, उसी की तो कीमत हम दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि इस मामले में भी जो बड़ी मछलियां हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो छोटी मछलियां हैं उनको साध लिया जाएगा और उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा, उनको सजा होगी, जेल होगी, मुकदमे चलेंगे, क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि आज उनमें उन्हें जांच होगी, कल मुकदमा हो जाएगा और परसों फांसी की सजा हो जाएगी। ऐसा तो भारत के उसमें कानून में है नहीं, इतना खराब कानून तो हमारा है नहीं। हमारा कानून तो बहुत अच्छा है, वो तो 20-25 साल तो एक कोर्ट में खींचेगा, फिर 20-25 साल आप हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर बचा कुचा जब बुढ़ापे में आप 80 साल के हो जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी तो राष्ट्रपति जी आपको माफी दे देंगे। भारत का तो कानून ऐसा है। तो कल क्या होगा इसका आज अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि तमाम संगठनों का, सरकार का इरादा ऐसा लग रहा है कि जैसे इस मामले का पटापेक्ष करने की कोशिशें हो रही हैं, ये हम जरूर कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बातचीत के लिए हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं।